वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बॉटनी में एग्रीकल्चर बॉटनी में कृषि वनस्पति विज्ञान में शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी। लिखो पहले एग्रीकल्चर बॉटनी कृषि वनस्पति विज्ञान में देखते हैं पादप कार्यकी। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा चैप्टर है। पीएटी के सिलेबस में पादप कार्यकी में हम लोग को क्या क्या देखना होता है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना होता है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। सेकंड नंबर में रेस्पिरेशन, श्वसन। तीसरा है ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन। और चौथा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस चीज़ का? पौधों का। वृद्धि व विकास। इसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स के बारे में मेन। अब सबसे शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग केवल इस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इन टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका देखेंगे परिभाषा। परिभाषा के बाद देखेंगे आवश्यक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण में लगने वाले आवश्यक पदार्थ। उसके बाद देखेंगे उसका क्रियाविधि। उसके बाद देखेंगे प्रकाशीय श्वसन। उसके बाद देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारण।
प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारण। परिभाषा को, डेफिनेशन, आवश्यक पदार्थ को, एसेंशियल मटेरियल्स या रिक्वायरमेंट्स, क्रियाविधि को मैकेनिज्म, प्रकाशीय श्वसन को फोटो रेस्पिरेशन, और प्रभावित करने वाले कारण को फैक्टर्स अफेक्टिंग। अभी क्या बोलते हैं ये लोग आ रहे हैं दोनों? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इतने टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। तो समझिए, सभी हरे पौधे, ठीक है, जो हरा पौधा नहीं होगा ना उसमें नहीं होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो सभी हरे पौधे में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से प्राप्त जल, मिट्टी से वाटर मिलेगा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जो सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होता है, लाइट एनर्जी होता है, प्रकाशीय ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में, मतलब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। परिवर्तन करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। कैसे लिखोगे? सभी हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से प्राप्त जल और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। All the green plants in the presence of chlorophyll, in the presence of soil water, in the presence of atmospheric air, converts solar light energy into light energy into chemical energy in the form of carbohydrate. This process is known as photosynthesis. अब देखेंगे आगे के टॉपिक। अब देखते हैं आवश्यक पदार्थ। तो आवश्यक पदार्थ यही है क्लोरोफिल, मृदा से प्राप्त जल, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश। तो क्लोरोफिल क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ज़ैंथोफिल पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। अब क्लोरोफिल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की संरचना देख लो, ये इस तरीके से बना हुआ है। क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी। तो इसमें दो पोर्शन होता है, ग्रेनम होता है और होता है स्ट्रोमा। तो जो खाली पोर्शन होता है ना, वो होता है स्ट्रोमा, और जो इस तरीके से संरचना दिख रहा है वो होता है ग्रेना। दूसरा नंबर है मृदा से प्राप्त जल। तो पेड़ पौधा कैसे करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? मृदा से जल को, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो जितना जल उन लोग अवशोषण करते हैं ना, उसका मात्र 1% ही काम आता है फोटोसिंथेसिस में। बाकी चीज़ दूसरे प्रोसेस में काम आता है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन। तीसरा नंबर है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? वायुमंडल से। चौथा नंबर है सूर्य के प्रकाश। कुछ पौधे
जैसे कि समुद्र में पाए जाने वाले पौधे चंद्रमा की प्रकाश से भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और कुछ पौधे चंद्रमा के प्रकाश या सूर्य के प्रकाश नहीं, जो लाइट दिख रहा है ना उसके प्रकाश से भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं सिर्फ सूर्य का प्रकाश, ये एक जनरल स्टेटमेंट है सूर्य का प्रकाश। अब आगे टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्रियाविधि फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन होते हैं और डार्क रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशित अभिक्रिया। तो जो प्रकाशित अभिक्रिया होता है, लाइट रिएक्शन होता है, वो 2 पार्ट बताया था मैंने क्लोरोप्लास्ट का, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होता है, अप्रकाशित अभिक्रिया होता है स्ट्रोमा में। तो प्रकाशित अभिक्रिया में क्या क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं, इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन। इसको हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। ये क्या होता है देखते हैं, जैसे कि H2O है, वाटर है, उसका OH माइनस में प्लस H प्लस में, हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाना ही कहलाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशीय अपघटन। लाइट रिएक्शन में और क्या क्या होता है देखते हैं। NADP का होता है NADPH में अपचयन या रिडक्शन। रिडक्शन किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन आयन का जुड़ना। तो यहाँ पे 2 आयन हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, इसी को बोलते हैं अपचयन या रिडक्शन। और एक चीज़ होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलीकरण हिंदी में बोल सकते हैं, या फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है ADP से ATP बनना, उसके साथ फॉस्फेट एक और जुड़ जाता है। अब देखते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन का 2 तरीके से होता है। एक होता है साइक्लिक चक्रीय, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक अचक्रीय। साइक्लिक में होता है, चक्रीय में होता है, इसमें सिर्फ एक फोटोसिस्टम 1 वर्णक तंत्र 1 ये इन्वॉल्व रहता है। इसका वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, 700 मिलीमीटर। और उसी तरीके से फोटोसिस्टम 2 में होता है 680 मिलीमीटर। अचक्रीय में फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखते हैं दोनों कहाँ कहाँ पे होता है। तो साइक्लिक वाला चक्रीय में होता है ग्रेना और स्ट्रोमा में, अचक्रीय होता है ग्रेना में। साइक्लिक होता है, साइक्लिक में 2 ATP का निर्माण होता है, यहाँ पर अचक्रीय में 1 ATP का निर्माण। यहाँ पे कोई NADPH2 नहीं बनता है, यहाँ पे एक NADPH2 बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस तरीके से हम लोग समझ लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक। ये जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है PAT में, और पूरे पादप कार्यकी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके बाद है सेकंड है डार्क रिएक्शन। क्या बताया था? डार्क रिएक्शन अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता था? ग्रेना में। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन। उसको क्या बोलते थे? हिल रिएक्शन। उसमें क्या बनता था? ATP बनता था और NADPH2 बनता था। ATP बनता था ADP से, NADPH2 बनता था NADP से। अब यहाँ पर वहाँ से जो बना होता है, सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता है, उसके बाद डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन से जो ATP बना होता है और NADPH2 बना होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो हमारा डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो है 3 तरीकों से बनता है, इसके 3 पाथवेज होते हैं। पहला है केल्विन चक्र या C3 साइकिल, हैच एंड स्लैक या H4 साइकिल। तीसरा है कैम साइकिल।
तो ये तीनों को देखते हैं, ये तीनों अलग अलग प्रकार के पौधों में होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स में होते हैं। तो तीनों का हम लोग एक डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे एक चार्ट के थ्रू। अब देखते हैं तीनों प्रकार के पौधों के बारे में। C3 साइकिल, जिसमें C3 साइकिल होते हैं, जिसमें C4 साइकिल होते हैं और कैम साइकिल होते हैं। तो जो C3 साइकिल वाले पौधे जो होते हैं उसमें जो रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, अप्रकाशीय क्रिया होता है, वो मीसोफिल में होता है, मीसोफिल में। और C4 साइकिल में होता है मीसोफिल एंड बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे कोशिका होते हैं जो खासकर C4 साइकिल शो करने वाले ही पौधों पर पाए जाते हैं। और जो कैम साइकिल होता है वो मीसोफिल और जो सेल में वैक्यूल होता है, जिसमें प्लांट का सेप होता है, वहीं पर होता है। इसमें CO2 एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राहक कौन होता है? तो RUBP। और इसमें होता है PEP और इसमें होता है ये दोनों। अब इसमें सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, सर्वप्रथम स्थिर यौगिक होता है 3 कार्बन, मतलब उसमें 3 कार्बन होता है, ये PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। C4 साइकिल में 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या मालिक एसिड। इसमें होता है कैम साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके बाद है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन। प्रकाशीय श्वसन इसमें सबसे ज़्यादा होता है और इसमें सबसे कम होता है। और वैसे ही जल उपयोग क्षमता उसके जस्ट अपोजिट होता है, उसके जस्ट उल्टा होता है। वाटर यूज इफिशियंसी यहाँ पर सबसे लो होगा क्योंकि इसमें प्रकाशीय श्वसन ज़्यादा हो रहा है। प्रकाशीय श्वसन क्या होता है इसके बाद में मैं बताऊंगा। C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल के बाद वो C2 साइकिल बोलते हैं उसको इसको पढ़ाने के बाद बताऊंगा। अब है एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना ATP लगेगा? तो यहाँ पर 18 ATP धन 12 NADPH2। C4 साइकिल में लगेगा 12 NADPH2 प्लस 30 ATP। यहाँ पे 12 है, 18 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ भी 30 ATP है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है पौधा राइस, धान, ठीक है। इसका उदाहरण है मक्का, मैज। दूसरा है गन्ना, शुगर कैन। बड़े बड़े पौधे दिखते हैं ना, जैसे कि मक्का, शुगर कैन, ज्वार, बाजरा, इस तरीके के C4 साइकिल होते हैं। और होता है कैम साइकिल में होते हैं जैसे कि एलोवेरा, कैक्टस मतलब नागफनी, प्याज, इस तरीके के पौधे होते हैं जिसमें वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। मतलब उसमें पानी डालते हैं, एक बार पानी डालेंगे तो बहुत दिन तक उन लोग जीवित रह सकते हैं। ये होता है C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। इसके बाद हम लोग देखते हैं C2 साइकिल क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। अगले टॉपिक में देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन। ये कहाँ पर होता है? तो जिस पौधे में C3 साइकिल चलता है ना, उसी में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि राइस लिखा हुआ हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट। अब इसको बोलते हैं C2 साइकिल, जैसे कि मैं बताया था। इसको ये भी बोलते हैं ग्लाइकोलेट मैकेनिज्म, ठीक है। ग्लाइकोलेट बता रहा हूँ कैसे बन रहा है। ये कहाँ कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों जगह पे होता है। इसमें वाटर बनता है H2O और ATP नहीं बनता है, ये याद रखना है। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले बताया क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट मैकेनिज्म। फिर ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन कहाँ पर बनता है? तो पेरोक्सिसोम। उसके बाद ग्लाइसिन के बाद ग्लाइसिन क्या बनता है? सेरीन में। ये कहाँ पर बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने लायक नहीं है। अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला। आइए देखते हैं ये कुछ कारण हैं जो प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारण है प्रकाश या लाइट। तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, वो डायरेक्टली रिलेशन में रहता है। मतलब तीव्रता अगर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का जो दर है प्रकाश संश्लेषण का, वो बढ़ेगा।
प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है, नीली रंग के बजाय में। ठीक है, सबसे ज़्यादा श्वेत प्रकाश में होगा, वाइट लाइट में, लेकिन कलर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लाल रंग में होगा और सबसे कम नीली में होगा। अब समय अवधि, जैसे कि हम लोग देखते हैं छाया में होने वाले पौधे बहुत कम वृद्धि करते हैं, तो उनको बहुत कम समय के लिए लाइट मिलता है, नहीं मिलेगा तब तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। छाया, जैसे कि कोई दीवार है, उसके साइड में कोई पौधा लगा हुआ है, तो वो दिन में कुछ समय के लिए ही धूप पाता है, बाकी टाइम में उस दीवार का छाया रहता है, तो अवधि घट जाता है, जो प्रकाश का है वो अवधि घट जाता है, इसलिए ये चीज़ होता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ता है, लेकिन वो एक लिमिट तक है, एक लिमिट तक ही बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, इसीलिए उसको लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सीमांत मान भी बोलते हैं। और उसके आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो फिर वो कम हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का दर। अब इसके बाद है तापक्रम, टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहेगा, जैसे कि 20 डिग्री से कम रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो रुक जाता है, और सबसे अच्छा 35 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल में मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है, वो जो मृदा में जो जल पाए जाते हैं उसका सिर्फ 1% जो एब्जॉर्ब किया रहता है, उसका रूट, उसका जड़ जो अवशोषित किए रहते हैं, उसका सिर्फ 1% का इस्तेमाल करता है, मतलब बहुत कम जल लगता है। लेकिन अगर जल की कमी हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण का दर पूरा रुक जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग श्वसन के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।